जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है आज हमारा डॉकर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट बी। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट ए में हमने तकरीबन 50 डॉकर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस किए थे और मुख्तलिफ किस्म के यानी डॉकर के कॉन्सेप्ट्स भी उसमें हमने रिवाइज कर लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक और पार्ट भी लेकर आऊंगा जिसमें हम टोटल जो है 88 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये डॉकर के अगर 88 क्वेश्चंस और साथ इनके अगर आपको आंसर्स आ गए तो यकीन करें बहुत सारे आपके डॉकर के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको डेवऑप्स के इंटरव्यू में अगर डॉकर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे यकीन है कि आप उसका जरूर जवाब दे पाएंगे। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं या आज भी, तो ये कुछ अब मिड लेवल और साथ जो है ना एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यानी जो पिछले 50 क्वेश्चंस थे वो तो तकरीबन सारे एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए थे। तो इस वीडियो में जो आज हम 38 क्वेश्चंस वो जो डॉकर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो थोड़े से यानी मिड लेवल या एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए भी, तो वैसे फ्रेशर्स भी इस वीडियो को दे सकते हैं ताकि उनके सारे डॉकर के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और इंटरव्यू के लिए भी वो प्रिपेयर हो जाएं। तो चलते हैं पार्ट बी। हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज इस लेक्चर में। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज डॉकर इमेजेस फॉर साइज एंड परफॉर्मेंस। तो ये रिलेटेबल क्वेश्चन है जो हम पार्ट ए में वैसे थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी डॉकर इमेज को हम एफिशिएंट बनाएं या ऑप्टिमाइज बनाएं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो मल्टी स्टेज बिल्ड्स है। मल्टी स्टेज बिल्ड पर पूरा एक जो है ना वो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है कि कैसे हम एक डॉकर फाइल को मल्टी स्टेज बिल्ड यानी मल्टी स्टेज डॉकर फाइल बना सकते हैं फॉर मल्टी स्टेज बिल्ड्स। तो उसमें यानी मल्टीपल फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मल्टीपल डिफरेंट किस्म के बेस इमेजेस यूज होते हैं। तो एट द एंड हमारे पास जो आखिर में रिजल्ट आता है वो डॉकर इमेज बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। उसकी डिस्क स्पेस यानी उसकी डिस्क यूजेज भी बहुत कम होती है। 400-500 MB वाला जो डॉकर इमेज है वो हमारे पास 150-200 MB का रह जाता है। 3-4 GB वाला है तो वो तकरीबन 1 GB रह जाता है। तो इस तरह हम मल्टी स्टेज बिल्ड्स को यूज करते हुए भी अपने डॉकर इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिनिमाइज लेयर्स। मतलब क्या है कि जो भी डॉकर इमेज हमारे पास बनता है वो इमेज लेयर्स से बनता है। हर इंस्ट्रक्शन की एक लेयर होती है। तो जितनी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस होंगी उतनी थोड़ी लेयर्स होंगी और जितनी थोड़ी लेयर्स होंगी उतना ही हमारे डॉकर के इमेज का साइज भी कम होगा और वो एफिशिएंट भी होगा, ऑप्टिमाइज भी होगा। तो जैसे रन इंस्ट्रक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल रन इंस्ट्रक्शन को यूज करने के बजाय हम एक सिंगल चेन्ड इंस्ट्रक्शन वो यूज करें अपनी डॉकर फाइल में। तो जो जो हमारी इमेज लेयर्स कम होती जाएंगी हमारे इमेज का साइज भी कम होगा, ऑप्टिमाइज भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। तो क्योंकि थोड़े ये ज्यादा एक्सप्लेनेबल क्वेश्चंस हैं इसलिए इनकी थोड़ी डिटेल ज्यादा मैंने इसलिए शेयर की है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही कंटिन्यूड जवाब है कि हम एक डॉकर इग्नोर फाइल को भी यूज करें। डॉकर इग्नोर फाइल में हम वो मॉड्यूल्स, वो डायरेक्टरीज, वो फाइल्स या वो लाइब्रेरीज भी डाल सकते हैं जो हमें बिल्ड के टाइम पे जरूरत नहीं है या आखिर में जो हमारा इमेज बन रहा है उसमें वो चीजें ना हो, या हम जो होस्ट मशीन पे जो फोल्डर्स हैं वो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हमारे इमेज में ना जाएं तो हम उनको डॉकर इग्नोर में डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद क्लीन अप इन द सेम लेयर, रिमूव अननेसेसरी फाइल्स क्रिएटेड बाय पैकेज मैनेजर्स विद इन द सेम डॉकर फाइल कमांड। तो यानी ये सारा काम, जैसे ये थोड़ी सी और डिफरेंट टर्म है, वैसे कॉन्सेप्ट वही है कि हम एक ही लेयर में बजाय हम मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करें, हम उसी लेयर में ये अपना सारा काम खत्म कर दें। और आखिर में यूज अ स्मॉलर बेस इमेज। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे डॉकर इमेज में अल्पाइन एज बेस इमेज चल सकता है तो हम वो यूज करें जिसका यानी साइज इंतहाई कम हो, फुटप्रिंट इंतहाई कम हो। जैसे अल्पाइन का जो बेस इमेज है वो 6-7 MB का है, इसलिए हम वो बेस इमेजेस यूज करें जिनका यानी स्मॉलर फुटप्रिंट हो।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में भी बात करते हैं कि व्हाट इज डॉकर नेटवर्किंग। तो जैसे आपको पता है, नेटवर्क हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स वो एक दूसरे के साथ बगैर किसी मसले के, बगैर किसी इशू के आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे मल्टीपल डॉकर इमेजेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो हमें उन्हें एक नेटवर्क पर लाना होगा। तो बेसिकली उसमें हमें एक डॉकर नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि एक वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है। और डॉकर नेटवर्क क्रिएट की कमांड से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ नेटवर्क ड्राइवर्स इन डॉकर। या आप ये भी कह सकते हैं कि डॉकर में नेटवर्किंग टाइप्स कौन सी हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि डॉकर में नेटवर्क ड्राइवर्स की क्या टाइप्स हैं। तो दोनों ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। तो बेसिकली नेटवर्क ड्राइवर्स जो है वो 6 टाइप्स के हैं डॉकर में। नंबर 1 ब्रिज है, ओवरले है, होस्ट है, आईपी वीलैन है, मैक वीलैन है, और लास्ट जो है वो नन है। तो हर एक की अलग-अलग से डेफिनेशन, हर एक की अलग से एक्सप्लेनेशन बन सकती है। तो ये वैसे 6 टाइप्स हैं नेटवर्क ड्राइवर्स की। तो अब यहां से ही क्वेश्चंस हमारे आगे मजीद निकलते जाएंगे कि डिफॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर कौन सा है, वो ब्रिज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सप्लेन द होस्ट नेटवर्क ड्राइवर इन डॉकर। होस्ट नेटवर्क ड्राइवर क्या है? जो नेटवर्क ड्राइवर होस्ट की नेटवर्किंग को यूज करे उसको होस्ट नेटवर्क ड्राइवर ही कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारा कोई अलग से नेटवर्क नहीं बनता। डॉकर जो है होस्ट के ही नेटवर्क को यूज करता है। तो यहां पर मैं इसका जवाब ऐसे दिया हुआ है कि कंटेनर्स विल नॉट हैव एनी आईपी एड्रेस, दे विल बी डायरेक्टली क्रिएटेड इन द सिस्टम नेटवर्क। सिस्टम से मुराद आपकी वर्चुअल मशीन, which will remove isolation between the docker host and the containers। तो यानी जो हमारी वर्चुअल मशीन का नेटवर्क है वही हमारे कंटेनर्स का हो जाएगा। तो इसमें जो आइसोलेशन, जो पर्दा है, वो खत्म हो जाएगा डॉकर कंटेनर्स का अपनी होस्ट मशीन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन IPVLAN एंड मैक वीलैन ड्राइवर्स। तो अगर आप IPVLAN ड्राइवर यूज करेंगे तो आप डॉकर कंटेनर्स को अपनी मर्जी के IPv4 और IPv6 एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं, और अगर आप मैक VLAN ड्राइवर यूज करते हैं तो आप अपने कंटेनर्स को वर्चुअल मैक एड्रेसेस भी दे सकते हैं। तो ये बेसिकली की डिफरेंस है दोनों में, IPVLAN में और मैक VLAN में। IPVLAN से हम IPv4, IPv6 एड्रेसेस कंटेनर्स को दे सकते हैं, मैक VLAN से हम मैक एड्रेसेस कंटेनर्स को दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं इन दोनों ड्राइवर्स के। क्वेश्चन नंबर 7, विच नेटवर्क ड्राइवर इज यूज्ड फॉर डॉकर स्वॉर्म क्लस्टर्स। तो मल्टीपल, जिस वक्त डॉकर होस्ट एक नेटवर्क पर आए तो ये बन जाता है डॉकर स्वॉर्म क्लस्टर। तो उसके लिए कि मल्टीपल डॉकर होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो उसके लिए जो नेटवर्क ड्राइवर यूज होता है वो है ओवरले। ये यकीन करें मुझसे इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि अगर मेरे पास मल्टीपल डॉकर होस्ट हैं, यानी 3 4 5 सर्वर्स हैं जिन पर डॉकर चल रहा है, डॉकर इंजन, और मैं चाहता हूं कि वो डॉकर इंजन सारे आपस में सर्वर्स कम्युनिकेट करें आपस में, तो मुझे उन्हें किस नेटवर्क पर लाना होगा? तो इसका जवाब है ओवरले। ओवरले जिस वक्त मैं यूज करूंगा नेटवर्क ड्राइवर्स, तो सारे डॉकर होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डॉकर कंपोज एंड हाउ डज इट सिंप्लीफाई मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट्स। तो डॉकर कंपोज वैसे जी एक डॉकर कंपोज .yaml की फाइल होती है जिसमें हम मल्टीपल कंटेनर्स की सारी स्पेसिफिकेशंस जो है ना वो एक ही फाइल में डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि डॉकर कंपोज एक ऐसा टूल है कि जिसकी मदद से हम मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस को एक ही दफा डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं एक डॉकर कंपोज .yaml फाइल लिखूंगा और उसमें 7-8 कंटेनर्स की स्पेसिफिकेशंस या सारे वो डिटेल्स जो है ना वो एक ही फाइल में डालूंगा, और जस्ट डॉकर कंपोज बिल्ड करूंगा तो वो सारे कंटेनर्स एक ही दफा बिल्ड हो सकते हैं, एक ही दफा रन भी हो सकते हैं, और एक ही दफा स्टॉप भी हो सकते हैं। तो इसकी डिटेल मैंने वैसे आगे दी हुई है कि डॉकर कंपोज .yaml से हम
जो है एक YAML फाइल लिखते हैं जहां पर हम सर्विसेज, नेटवर्क्स, वॉल्यूम्स उस एक ही फाइल में डिफाइन करते हैं। एंड ईच सर्विस कोरिस्पॉन्ड्स टू अ कंटेनर। हर सर्विस जो है वो एक डिफरेंट कंटेनर होता है और वी कैन स्पेसिफाई द डॉकर इमेज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, नेटवर्क एंड वॉल्यूम इट शुड यूज। तो इस तरह हम यानी एक ही फाइल को यूज करते हुए उसमें मल्टीपल कंटेनर्स डिफाइन कर सकते हैं। हर कंटेनर कौन सा नेटवर्क यूज करे, हर कंटेनर की कौन कौन सी वॉल्यूम्स वो माउंट हो, तो ये एक ही YAML फाइल लिखी जाती है। और इसके लिए जिस वक्त मैं डॉकर कंपोज बिल्ड करूं या अप करूं या डाउन करूं तो वो एक ही दफा सारे कंटेनर्स बिल्ड भी होते हैं, अप भी होते हैं, स्टॉप भी होते हैं, रिमूव भी होते हैं। तो ये डॉकर कंपोज बहुत ही मजे की चीज है। इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल से लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग द प्रिविलेज फ्लैग इन डॉकर एंड व्हाई इट शुड बी यूज्ड विद कॉशन। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि प्रिविलेज फ्लैग करता क्या है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। तो प्रिविलेज फ्लैग डॉकर कंटेनर को वही पावर्स दे देता है जो एक वर्चुअल मशीन के पास होती हैं एज अ रूट यूजर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि द प्रिविलेज फ्लैग इन डॉकर इज अ पावरफुल ऑप्शन दैट गिव्स अ कंटेनर ऑलमोस्ट द सेम प्रिविलेजेस एज द होस्ट मशीन। तो कंटेनर के पास भी वो सारी पावर्स आ जाती हैं जो कि एक होस्ट मशीन के पास होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे एहतियातन यूज करनी चाहिए ये वाली ऑप्शन प्रिविलेज की, क्योंकि कंटेनर की वजह से हमारे होस्ट की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। इस बात को समझ रहे हैं ना आप कि जिस वक्त मैं अपने एक कंटेनर को सारी अथॉरिटी दे दूं, कंटेनर के साथ कोई हैंकी पैंकी होगी तो मेरे होस्ट मशीन पे भी उसके असरात पड़ेंगे। तो मेरी होस्ट मशीन की सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज हो सकती है, फाइल्स भी करप्ट हो सकती हैं। तो जिस वक्त हम एक कंटेनर को इतनी ज्यादा प्रिविलेजेस दे दें तो फिर हमें इस बात की भी एहतियात करनी चाहिए कि हमें उस कंटेनर को यानी सही तरह से हैंडल करना होगा, क्योंकि उस कंटेनर की वजह से हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर डॉकर सीक्रेट्स। बहुत ही आसान सा सवाल कि डॉकर सीक्रेट्स जो है ना किस लिए यूज होते हैं भाई? स्टोर करने के लिए। क्या? सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव डाटा से मुराद आपके पासवर्ड्स, API कीज और आपकी AWS की कीज भी हो सकती हैं, आपकी SSH कीज भी हो सकती हैं, आपके DB क्रेडेंशियल्स भी हो सकते हैं। तो ये हम सारा डॉकर सीक्रेट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो डॉकर सीक्रेट्स जो है वो सेंसिटिव डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं ताकि हम उनको कंटेनर्स में एज सीक्रेट यूज करें, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं। डॉकर सीक्रेट्स का मतलब यही है कि हम अपने उन क्रेडेंशियल्स को सिक्योर करें, SSH कीज को, API कीज को सिक्योर करें ताकि वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में हरगिज ना यूज हो हमारे कंटेनर्स में। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होगा। तो इसलिए अपने क्रेडेंशियल्स को सिक्योर करने के लिए हम डॉकर में डॉकर सीक्रेट्स यूज कर सकते हैं। और इसी तरह कुबरनेटिस में सीक्रेट्स भी यूज होते हैं, CI/CD में भी सीक्रेट्स यूज होते हैं। तो सीक्रेट्स बेसिकली उन क्रेडेंशियल्स को, सेंसिटिव डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करने की बजाय वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई शुड वी यूज डॉकर सीक्रेट्स ओवर द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एक .env की फाइल होती है जिसमें हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। हम ये पासवर्ड सेंसिटिव डाटा वहां भी दे सकते हैं, लेकिन हम क्यों प्रायोरिटी दें डॉकर सीक्रेट्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर? तो उसके लिए ये जवाब है कि डॉकर सीक्रेट्स आर स्टोर्ड इन अ वर्चुअल फाइल सिस्टम मैनेज्ड बाय डॉकर and they are only accessible to the containers that have been granted access to them। और रह गई बात अगर environment variables की, तो environment variables on the other hand are visible to anyone with access to the container including processes running within the container। जो environment variables जो है वो हम .env में देते हैं। .env को कोई भी देख सकता है। ठीक है, इसलिए वो मैं कहता हूं ये सिक्योरिटी के हवाले से इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसलिए हम डॉकर सीक्रेट्स को यूज करते हैं कि डॉकर सीक्रेट्स एक तो हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको भी सीक्रेटली सेव करता है और जिन कंटेनर्स को चाहिए उन्हीं कंटेनर्स को उस वक्त वो सीक्रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
और वो सीक्रेट्स हर एक को विजिबल भी नहीं होते। तो इसलिए हमें डॉकर सीक्रेट्स यूज करना चाहिए, बजाय हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूज करें .env फाइल में। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर द डॉकर सीक्रेट्स स्टोर्ड? डॉकर के सीक्रेट्स कहाँ स्टोर होते हैं? तो डॉकर सीक्रेट्स आर स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन ऑन द डॉकर होस्ट एंड दे आर एक्सेसिबल टू ऑल कंटेनर्स रनिंग ऑन द होस्ट। तो ये डॉकर खुद ही क्योंकि मैनेज करता है, इसलिए ये डॉकर को ही पता है कि वो अपने सीक्रेट्स कहाँ स्टोर कर रहा है, लेकिन कंटेनर्स सारे उन सीक्रेट्स को यूज कर सकते हैं, यानी वो सीक्रेट्स सारे कंटेनर्स को एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन आम यूजर्स के लिए वो सीक्रेट्स हिडन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट अ डॉकर सीक्रेट? तो डॉकर सीक्रेट के लिए जिस तरह हम डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और डॉकर नेटवर्क के लिए डॉकर नेटवर्क क्रिएट, इसी तरह है डॉकर सीक्रेट क्रिएट और आगे आपके सीक्रेट का नाम, तो इससे हमारा एक सीक्रेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। व्हाट इज द डॉकर कंपोज .yaml फाइल? क्वेश्चन नंबर 14 है आसान कि ये इसमें हम मल्टीपल कंटेनर्स की और सर्विसेज की, नेटवर्क्स की, वॉल्यूम्स की सारी स्पेसिफिकेशंस डिफाइन कर सकते हैं कि डॉकर कंपोज जो है वो एक ऐसी फाइल है, YAML फाइल है, जिसमें हम पूरे अपने डॉकर के स्टैक को मैनेज कर सकते हैं। स्टैक से मुराद कंटेनर्स, सर्विसेज, वॉल्यूम्स, नेटवर्क्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, सीक्रेट्स, सब कुछ एक ही फाइल में हम डिफाइन कर सकते हैं और वो फाइल होती है YAML। और डॉकर -compose.yaml फाइल होती है और डॉकर कंपोज अप या डॉकर कंपोज डाउन से वो फाइल, जिस वक्त हम ये कमांड्स रन करते हैं तो वो डॉकर कंपोज इसी फाइल को रीड करते हुए हमारे कंटेनर्स को अप भी करती है, बिल्ड भी करती है, डाउन भी करती है। जी तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच सर्विस वुड स्टार्ट फर्स्ट एंड व्हाई? और यहां पर ये आपके सामने देख लें कि थोड़ा सा जो है ना कोड है जो मैंने पेस्ट किया हुआ है डॉकर कंपोज .yaml से। अब यहां पर एक तो ये वर्जन हो गया हमारे डॉकर कंपोज का, ठीक है। अब यहां दो सर्विसेज हैं, सर्विसेज के नीचे दो हैं, एक एपीआई की सर्विस है और एक डेटाबेस की सर्विस है, लेकिन बिल्ड के वक्त यहां पर लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन डेटाबेस। तो इसका क्या मतलब है कि एपीआई जो है वो मोहताज है, वो डिपेंड कर रही है किस सर्विस पे? डेटाबेस पे। तो अब यहां पर क्वेश्चन है कि एपीआई पहले चलेगी या डेटाबेस पहले चलेगी? मतलब एपीआई पहले बिल्ड होके रन होगी या डेटाबेस पहले बिल्ड होके रन होगी? और डेटाबेस के लिए हम इमेज पोस्टग्रेस का यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि यहां पर एपीआई की सर्विस वो डेटाबेस पे डिपेंड कर रही है, यानी मोहताज है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पहले डेटाबेस की सर्विस चलेगी तो तब एपीआई की सर्विस चलेगी। तो इस कोड से, क्योंकि एपीआई की सर्विस वो डिपेंड करती है डेटाबेस पर, तो इससे साफ जाहिर है कि डेटाबेस पहले चलनी चाहिए। डेटाबेस चलेगी तो एपीआई की सर्विस चलेगी, ठीक है जी। और ये डिपेंड्स ऑन बहुत ज्यादा यानी डॉकर कंपोज .yaml फाइल में यूज होती है। हो सकता है एक सर्विस मल्टीपल सर्विसेज पे डिपेंड कर रही हो, तो जो ही आपने देखना है कि अच्छा डिपेंड्स ऑन, यहां पर नीचे 3-4 और सर्विसेज हो सकती है, तो इससे क्या मुराद हुआ कि वो सर्विसेज चलेंगी तो तब हमारी मेन एपीआई की सर्विस चलेगी। यहां एक ही है, तो इससे क्या साफ जाहिर हुआ कि डेटाबेस की सर्विस पहले चलनी चाहिए। डेटाबेस की सर्विस चलेगी तो तब हमारी एपीआई की सर्विस चलेगी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ टू बिल्ड अ CI/CD पाइपलाइन विद डॉकर? डॉकर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है CI/CD पाइपलाइंस में। हम इंशाल्लाह CI/CD वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि डॉकर एक्सटेंसिवली यूज होता है। इमेजेस जो है ना हमारे CI/CD पाइपलाइंस में वो डॉकर से ही बिल्ड होते हैं, पाइपलाइन में ही वो पुश भी हो रहे होते हैं, पुल भी हो रहे होते हैं, डिप्लॉय भी हो रहे होते हैं। तो यहां पर एक पूरा एक फेज यानी पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि किस तरह डॉकर जो है वो CI/CD पाइपलाइंस को बिल्ड करने में यूज होता है, या डॉकर से हम कैसे CI/CD पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रीरेक्विजिट्स क्या है? सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और फिर कोड को टेस्ट करना, एप्लीकेशन को डॉकराइज करना और बिल्ड करना एप्लीकेशन को डॉकर के साथ। ये सारा CI/CD पाइपलाइन में हो रहा होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और फिर इसके बाद
उसी में ही हम कंटेनर रजिस्ट्री में लॉगिन करते हैं अपनी पाइपलाइन में, सीक्रेट्स हमारे CI/CD की YAML में और गिटहब एक्शंस के सीक्रेट्स में या गिटलैब के सीक्रेट्स में सेव होते हैं। और फिर इसके बाद ऑथेंटिकेट करते हैं हम डॉकर लॉगिन की कमांड से और फिर पुश कर देते हैं अपने इमेज को डॉकर रजिस्ट्री में। जो प्रोसेसेस ये हम मैनुअल करते हैं, मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन है उसको हम मैनुअली कंपाइल करें, मैनुअली उसका इमेज बनाएं, ये सारा ऑटोमेटिक हो रहा होता है CI/CD में। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होती है, यानी ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। और इसके बाद फिर जहां पर हमने डिप्लॉय करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ इस सिनेरियो में मेरा जो डिप्लॉयमेंट सर्वर है वो एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन है, तो मैं उससे SSH ऑथेंटिकेशन करूंगा अपने डिप्लॉयमेंट VM से और फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट VM पे जाके मैं फिर डॉकर लॉगिन से अपनी रजिस्ट्री पर लॉगिन होकर, ताकि मैं अपनी रजिस्ट्री से नया एक फ्रेश इमेज, फ्रेश टैग, लेटेस्ट टैग या रीसेंट टैग वो पुल कर सकूं और अपडेटेड इमेज जिस वक्त मेरी डिप्लॉयमेंट VM पर आया तो मैं उसको रन कर सकता हूं डॉकर रन की कमांड से। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि फुली ऑटोमेटिक होता है, आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हम CI/CD पाइपलाइन में इसको एक पाइपलाइन की सूरत में कन्वर्ट करेंगे और जिससे हमारी CI/CD पाइपलाइन में हमारी एप्लीकेशन डॉकराइज भी होती है। हर बिल्ड पर एक नया टैग बनता है इमेज का, यानी डॉकर इमेज के साथ एक नया बिल्ड नंबर का जैसे टैग होता है, रिलीज बनती है यानी, और वो उसी वक्त पुश भी हो रही होती है और उसी पाइपलाइन में वो डिप्लॉयमेंट सर्वर पर पुल भी हो रही होती है और डिप्लॉय भी हमारा हर दफा एक नया इमेज, नया टैग डिप्लॉय होता है। तो यहां पर फिर आगे मजीद एडवांस जो CI/CD पाइपलाइंस है उसमें हमारी इलास्टिक कंटेनर सर्विस यूज होती है, ठीक है, एज़्योर कंटेनर सर्विस, जहां पर हम उस तरह कंटेनर्स डिप्लॉय करते हैं क्लाउड पर। तो CI/CD पाइपलाइन में डॉकर बहुत ही ज्यादा जरूरी तौर पर एक कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू आई रिमूव ऑल कंटेनर्स इन डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज में ये 7-8 कमांड्स होंगी, इससे ज्यादा हम कवर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बस ये कमांड है, जैसे डॉकर कंपोज डाउन -v करेंगे तो वो सारे कंटेनर्स एक ही दफा, चाहे उस YAML में 10 कंटेनर्स हैं, 20 है, वो एक ही दफा जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे, स्टॉप होकर। और इसी तरह डॉकर कंपोज अप की कमांड होगी जिससे वो सारे कंटेनर्स दोबारा से अप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इज इट पॉसिबल टू स्पेसिफाई मल्टीपल कंपोज फाइल्स व्हेन रनिंग अ कंटेनर फ्रॉम डॉकर कंपोज? इफ यस देन हाउ। जी बिल्कुल ये पॉसिबल है, यानी एक डायरेक्टरी में मल्टीपल डिफरेंट नाम से डॉकर कंपोज फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने किसी खास कंपोज फाइल को चलाना है तो आपने -f का फ्लैग यूज करना है, ठीक है। तो -f के फ्लैग से फिर वही डॉकर कंपोज फाइल जो है ना वो चलेगी, उसी के कंटेनर्स बिल्ड होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द सर्विसेज दैट वी डिफाइन इन अ डॉकर कंपोज YAML फाइल। तो सर्विसेज आर द कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स दैट आर डिप्लॉयड टुगेदर। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में 2 सर्विसेज बताई हैं आपको, API की सर्विस यानी बैकएंड की सर्विसेज हो सकती हैं, डेटाबेस की हो सकती हैं, इंजिनेक्स की सर्विस हो सकती है, PHP की सर्विस हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज एक ही YAML फाइल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन द कंटेनर्स शेयर वॉल्यूम्स इन डॉकर कंपोज। तो ये अब थोड़े डॉकर कंपोज के लिहाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वी कैन शेयर द वॉल्यूम्स अमंग डिफरेंट कंटेनर्स इन डॉकर कंपोज यूजिंग द फॉलोइंग वे। तो क्या तरीका है जी, ये वाला जो मैंने साथ साइंटेक्स के तौर पर आपको बता भी दिया है। ऐसे वॉल्यूम्स लिखते हैं हर कंटेनर के नीचे और हम ये हमारी देखें मेन वॉल्यूम है और इसको हम एट अ टाइम मल्टीपल कंटेनर्स के साथ माउंट कर सकते हैं, ये ब्यूटी है। तो वॉल्यूम्स हमने ये देखें इस तरह ग्लोबली डिक्लेयर की है, ये हमारी एक ग्लोबल परसिस्टेंट वॉल्यूम है और इसको मैं मल्टीपल कंटेनर्स के साथ माउंट कर सकता हूं और उसके लिए ये वाला साइंटेक्स है। ये डॉकर कंपोज का साथ मैंने साइंटेक्स भी शेयर कर दिया है। अब ये मेरा सोर्स है, ये मेरी वॉल्यूम है, ये मेरे कंटेनर के अंदर यहां पर जाकर माउंट होगी। तो ये इसका क्या मतलब है, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 21, what happens if certain configuration values are not specified in docker compose file?
कि डॉकर कंपोज की फाइल जो YAML फाइल है, अगर हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्पेसिफाई नहीं करते तो क्या होगा, उसमें फिर हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होंगी। बस ये इसका आंसर है। तो वैसे मैंने डिटेल भी शेयर की है कि इफ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज आर नॉट स्पेसिफाइड in a docker compose file, then the default values for those settings will be used. For example, if you do not specify a particular network mode, then the default network mode will be used. अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल से मजीद आपकी कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि अगर हम मिसाल के तौर पर खुद से कॉन्फ़िगरेशंस या वैल्यूज स्पेसिफाई नहीं करते तो जो डिफॉल्ट डॉकर यूज करता है फिर वही यूज होंगी। जैसे अब यहाँ पर नेटवर्क में कोई नहीं बना रहा, अपनी मर्जी का कस्टम नेटवर्क अगर नहीं बना रहा तो डिफॉल्ट नेटवर्क जो ब्रिज नेटवर्क होता है वो यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रीस्टार्ट डायरेक्टिव इन डॉकर कंपोज। पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन को हमने समझना है कि व्हाट इज द रीस्टार्ट डायरेक्टिव इन डॉकर कंपोज। कि डॉकर कंपोज में अगर मिसाल के तौर पर मैंने 7-8 कंटेनर स्पेसिफाई किए हुए हैं तो क्या वो सारे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होंगे? नहीं। बाय डिफॉल्ट अगर वो कंटेनर्स डाउन हो गए या मेरा VM डाउन हो गया, VM बूट होके दोबारा ऑनलाइन आई, तो वो मेरे कंटेनर्स बाय डिफॉल्ट रीस्टार्ट नहीं होंगे अनलेस कि मैं जो है ना स्पेशल एक डायरेक्टिव है रीस्टार्ट इज इक्वल टू ऑलवेज, ये मैं डिफाइन करूंगा। तो फिर मेरे कंटेनर्स जो है ना हर बूट पर या हर रीस्टार्ट पर वो, यानी यहां पर रीस्टार्ट से मुराद VM है या डॉकर होस्ट है, डॉकर होस्ट रीस्टार्ट हुआ या VM रीस्टार्ट हुई तो मेरे कंटेनर्स जो है ना उस सूरत में रीस्टार्ट होंगे कि अगर मैं वहां पर एक ये जो ऑलवेज रीस्टार्ट अ पर्टिकुलर कंटेनर मैं उसके नीचे लिखूंगा, स्पेसिफाई करना पड़ता है रीस्टार्ट इज इक्वल टू ऑलवेज, तो तब वो कंटेनर जो है ना वो खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होंगे अगर मेरा डॉकर होस्ट रीस्टार्ट हुआ या वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 24, वुड यू शेयर एनी 3 ways टू सेट डॉकर कंपोज एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो तीनों तरीके मैंने बता दिए हैं, इसमें ज्यादातर यही यूज होता है जो पहला है, ठीक है, यूजिंग एन एक्सटर्नल .env फाइल। .env हिडन फाइल होती है जिसमें सारे के सारे जो है ना वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम docker compose .yaml के अंदर भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बड़ी यानी कंपोज फाइल हमारी बहुत ज्यादा हो सकती है, थोड़ी यानी खिचड़ी बन जाती है। ज्यादा बेस्ट तरीका यही है कि हम एक सेपरेट से जो है ना .env फाइल बनाएं और उसमें अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डिफाइन कर दें। और तीसरा तरीका यह है कि हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की एक फाइल बना लें और उस फाइल को यहाँ पर हम डिफाइन कर लें। अब ये फाइल का नाम है जो मैंने environment_ फाइल के नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ से फिर डॉकर सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स खुद ब खुद उठा लेगा। तो वैसे आपकी इत्तला के लिए ये ही जो पहला तरीका है वो ज्यादातर यूज होता है और डेमोज में हम इसी तरीके को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, while running docker compose commands can we override the environment variables। तो जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। और उसके लिए तरीका ये है कि we need to set an environment variable with the same name in our shell before running the docker compose command। जिस वक्त हम docker compose रन करें तो हमें जो नए environment variables हैं वो उस वक्त देने होंगे। तो जिस वक्त हम नया environment variable का नाम मिसाल के तौर पर ABC से XYZ है, डॉकर कंपोज में हम जिस वक्त वो रन करते वक्त देंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा उस एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ जो हमारी .env में होगा। तो यानी रन टाइम पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अपडेट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ कैन वी सिंपली ग्रैब लॉग्स यूजिंग डॉकर कंपोज। तो ये कमांड है डॉकर कंपोज लॉग्स की, ये कमांड आपको पता होनी चाहिए जिससे हम अपने सारे कंटेनर्स के लॉग्स देख सकते हैं। अच्छा जी, बहुत मजे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, कैन अ डॉकर कंटेनर रन अनदर डॉकर कंटेनर। तो जी बिल्कुल पॉसिबल है एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट द मेन कंटेनर मस्ट हैव some extra privileges. However, it is not a recommended practice in Docker. तो जो मेरा मेजर मेन कंटेनर है उसके पास जरा ज्यादा किस्म की प्रिविलेजेस होंगी तो उसके अंदर एक और कंटेनर रन हो सकता है। तो वैसे ये एक बहुत ही नॉर्मल किस्म की प्रैक्टिस है। आप एक डॉकर कंटेनर चलाएं
और उसके अंदर डॉकर इंस्टॉल करें, हो सकता है, और उसके अंदर फिर कंटेनर्स चलाएं, तो ये पॉसिबल है। और यहां से फिर ये भी जाहिर होता है कि हम डॉकर कंटेनर्स के अंदर डॉकर इंजन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इज देयर एनी लिमिट ऑन रनिंग कंटेनर्स यूजिंग डॉकर? किसी एक वर्चुअल मशीन पर हम कंटेनर्स की यानी कोई लिमिट है कि हम 100 से ज्यादा या 200 से ज्यादा कंटेनर्स नहीं चला सकते? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हमने अपने सीपीयू और मेमोरी रिसोर्सेज का, जो हमारी होस्ट वीएम है, उसका ख्याल करना है, क्योंकि ज्यादा कंटेनर्स चलाएंगे तो जाहिर है वो ज्यादा अपने सीपीयू और मेमोरी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। तो वैसे कोई खास लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉकर रन एंड डॉकर क्रिएट कमांड्स? आसान अल्फाज में दोनों कमांड्स में एक ये डिफरेंस है कि एक डॉकर क्रिएट कमांड जो कंटेनर को रन नहीं करती, खाली रन करने के लिए प्रिपेयर करती है, उसको तैयार करती है, और जो डॉकर रन की कमांड है वो खुद एक कंटेनर रन करती है। तो की डिफरेंस यही है कि जिस वक्त हम डॉकर क्रिएट की कमांड यूज करते हैं तो इट क्रिएट्स अ राइटेबल कंटेनर फ्रॉम द इमेज एंड प्रिपेयर्स इट फॉर रनिंग। डॉकर क्रिएट से कंटेनर हमारा रन नहीं होता, कंटेनर हमारा सिर्फ और सिर्फ डॉकर रन की कमांड से रन होता है। लेकिन यह है कि डॉकर क्रिएट जिस वक्त हम यूज करते हैं, ये भी एक अलग कमांड है, तो उससे हमारा कंटेनर प्रिपेयर हो जाता है, भाई सारी चीजें सेट हैं, अब हम इसको रन कर सकते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। डॉकर पुल वर्सेस डॉकर पुश, मिसाल के तौर पर दो ऑपोजिट चीजें जो है ना, उनके कंपैरिजन पूछे जाते हैं। तो इस तरह डॉकर क्रिएट वर्सेस डॉकर रन। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ डॉकर कंटेनर हाउ डू आई कनेक्ट टू द लोकल होस्ट ऑफ द मशीन? तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मैंने अपनी होस्ट वर्चुअल मशीन के लोकल होस्ट से यानी उस नेटवर्क से कनेक्ट होना है। कहां से? अपने कंटेनर से। तो मैं कैसे होऊंगा? तो इसके लिए जो हमारी नेटवर्क की टाइप है होस्ट, हम उसको यूज करेंगे। जो नेटवर्क टाइप होस्ट है वो कंटेनर को डायरेक्टली होस्ट वर्चुअल मशीन के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देती है। तो ये वाला साइंटिक्स होगा डॉकर रन, और नेटवर्क हम स्पेसिफाई करेंगे होस्ट, यानी वर्चुअल मशीन, होस्ट मशीन का नेटवर्क यूज करो। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ कैन वी कॉपी फाइल्स फ्रॉम अ रनिंग कंटेनर इनटू आवर होस्ट मशीन? तो उसके लिए ये वाली कमांड है डॉकर सीपी, डॉकर कॉपी, और फिर उसके बाद आपका कंटेनर आईडी, ये मैंने पूरा साइंटिक्स दे दिया है। अब ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, और ये मेरी वर्चुअल मशीन है। तो इस तरह ये कंप्लीट साइंटेक्स है। कमांड डॉकर सीपी की यूज होती है। तो यहां पर फिर हम कंटेनर आईडी भी दे सकते हैं, और अगर कंटेनर आईडी नहीं तो कंटेनर नेम भी दे सकते हैं। लेकिन इस चीज का ख्याल करना है, कॉलन, और यहां पर हमारा होगा कंटेनर, ठीक है। यहां टारगेट पहले है और ये हमारा सोर्स होगा जहां पर हम कॉपी करना चाह रहे हैं। कॉपी हम अपनी वर्चुअल मशीन में करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा टारगेट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कैन वी रिमूव अ पॉज्ड कंटेनर फ्रॉम डॉकर? तो पहली बात तो यह है कि डॉकर पॉज की कमांड यूज होती है किसी भी कंटेनर को पॉज करने के लिए। तो पॉज करने से मुराद जो है ना, वो कंटेनर, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके प्रोसेसेस आर्जी तौर पर रुक जाते हैं, लेकिन हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव अ कंटेनर फ्रॉम डॉकर दैट इज जस्ट पॉज्ड, ठीक है। पहले उसे स्टॉप की सूरत में, यानी डॉकर स्टॉप करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। वैसे एक जो है ना फोर्सफुली रिमूव हो सकते हैं, यानी डॉकर RM-F फोर्सफुली तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो बहरहाल एक पॉज कंटेनर को हम रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये एक वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि डॉकर के लिहाज से कि हाउ फार डू कंटेनर्स स्केल, यानी डॉकर कंटेनर्स वो कितना स्केल कर सकते हैं। तो अगर हमारा यानी बड़ा डाटा सेंटर्स है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स चल रहे हैं, तो हमारे कंटेनर्स भी इवन मिलियंस में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लार्ज वेब डिप्लॉयमेंट्स लाइक गूगल एंड ट्विटर एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स सच एज हेरोकू एंड डॉट क्लाउड ऑल रन ऑन कंटेनर टेक्नोलॉजी। और वैसे कुबरनेटिस में हम इंशाल्लाह इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कुबरनेटिस हर हफ्ते में बिलियंस ऑफ कंटेनर्स रन करता है, ठीक है। हर हफ्ते में बिलियंस ऑफ कंटेनर्स गूगल में रन होते हैं, और उसके ऊपर फिर कुबरनेटिस चलता है जो उन सारे कंटेनर्स को मैनेज करता है। तो यानी कंटेनर्स बिलियंस
अप टू बिलियंस तक स्केल हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स और बहुत बड़ा एक ह्यूज सर्वर फॉर्म होगा जहां पर इतने मैसिव यानी अमाउंट में कंटेनर्स चलाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द डिफॉल्ट सीपीयू लिमिट सेट फॉर अ कंटेनर? तो कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ईच कंटेनर्स एक्सेस टू द होस्ट मशीन सीपीयू साइकिल्स इज अनलिमिटेड, ठीक है। तो जितनी सीपीयू हमारे होस्ट वर्चुअल मशीन के पास होगी वो सारा कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। हाँ, सीपीयू हमारी होस्ट वर्चुअल मशीन के पास पीछे नहीं रहेगी तो हमारे कंटेनर्स फिर नए कंटेनर्स हाल्ट होना शुरू हो जाएंगे या वो फिर सही परफॉर्म नहीं करेंगे। वैसे कोई लिमिट सेट नहीं होती। Question number 35. How to copy Docker images from one host to another without using a repository? तो अगर हम एक रिपोजिटरी या डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री जैसे डॉकर हब है उसको हम यूज नहीं कर रहे तो फिर हम उनको टार आर्काइव में सेव करके आर सिंक से दोनों होस्ट के दरमियान ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे इमेजेस किस सूरत में होंगे? टार आर्काइव में, ठीक है। डॉकर सेव की कमांड यहां पर यूज होती है। कौन सी कमांड? डॉकर सेव की, जिससे हमारे इमेजेस टार की सूरत में यानी आर्काइव की .tar.gz की सूरत में आ जाएंगे। तो जिस वक्त मेरे पास आर्काइव्स आ गई मैं उनको आर सिंक या एससीपी से दूसरे होस्ट पे माइग्रेट कर सकता हूं यानी कॉपी कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ टू गेट अ डॉकर कंटेनर्स आईपी एड्रेस फ्रॉम द होस्ट? तो ये उसकी कमांड है, बहुत ही आसान है। बीच में बड़े इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डॉकर इंस्पेक्ट हमारे कंटेनर का नाम या आईडी और उसका आईपी एड्रेस जो है ना इस तरह हम ग्रैब कर सकते हैं तो हमारे पास उस कंटेनर का आईपी एड्रेस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द नेम स्पेसेस इन डॉकर? तो वैसे नेम स्पेसेस हर जगह यूज होती हैं, कुबरनेटिस में भी यूज होती हैं, टेराफॉर्म में भी यूज होती हैं। और नेम स्पेस का मतलब क्या है कि आइसोलेट कर देना, अलग थलग कर देना। मिसाल के तौर पर मेरी एक नेम स्पेस वेब है, ठीक है। तो मेरे वेब से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इस नेम स्पेस पे आए। एक और मेरी है नेम स्पेस नेटवर्क के नाम से, तो मेरे सारे रिसोर्सेज जिनका ताल्लुक नेटवर्क से है वो इस नेम स्पेस के अंडर आए। तो इस तरह नेम स्पेस जो है वो रिसोर्सेज को आइसोलेट कर देती हैं। तो हम डॉकर में भी यूज कर सकते हैं और उसमें हमारे पास एक आइसोलेटेड वर्क स्पेस आ जाती है अलग-अलग। जैसे मिसाल के तौर पर आईटी कंपनीज में मैं कहता हूं कि जी मुझे एक अलग से वर्क स्पेस चाहिए, तो मेरा कंप्यूटर, मेरा जो डेस्कटॉप है, ठीक है, वो किसी और के पास ना हो, एक्सेसिबिलिटी ना हो, तो मैं आइसोलेट हो जाऊं, ठीक है, क्यूब्स की फॉर्म में। तो यही कोर जो है कॉन्सेप्ट नेम स्पेसेस का है कि एक अलग से आपको वर्क स्पेस मिल जाती है। और Docker creates a set of namespaces for that container, and this means that each container has its own isolated namespace for processes, network, mount points, and more. अलग थलग करना यही कॉन्सेप्ट है नेम स्पेस का। क्वेश्चन नंबर 38 और हमारे इस पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द नन नेटवर्क इन डॉकर? कि जो डॉकर में एक नेटवर्क टाइप है या नेटवर्क ड्राइवर है नन के नाम से, तो ये क्या है? तो इस नेटवर्क से जो हमारा कंटेनर, अगर हम इस नेटवर्क ड्राइवर को यूज करें तो हमारा कंटेनर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि द नन नेटवर्क ड्राइवर इन डॉकर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स कंप्लीट आइसोलेशन फॉर अ कंटेनर फ्रॉम एनी एक्सटर्नल नेटवर्क। तो जो कंटेनर ये वाला ड्राइवर यूज करेगा, नन नेटवर्क ड्राइवर, तो वो किसी और कंटेनर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। नन नेटवर्क ड्राइवर यूज करेंगे तो हमारा वो कंटेनर कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा, बिल्कुल बेचारा साइड पे हो जाएगा। कोई उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, एक्सटर्नल नेटवर्क्स के साथ, इवन इंटरनल नेटवर्क के साथ भी उसका राब्ता मुनक़ते हो जाएगा। तो जी ये था हमारा आज का पार्ट बी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 38 डॉकर के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स सारे तकरीबन मुझे यकीन है आपको आते होंगे, क्योंकि तकरीबन इसमें सारे कोर कॉन्सेप्ट्स थे, बिगिनर्स थे, कुछ हमने कमांड्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, स्टोरेज, वॉल्यूम, नेटवर्क, मैंने सोचा डॉकर कंपोज,
इन सब को मिलाकर जो है ना कुछ थोड़े थोड़े जो है ना बेसिक लेवल के क्वेश्चंस उनको कंबाइन करूं, ताकि आप इन 2 वीडियोस को देखें तो आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई इंशाल्लाह मैं डॉकर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। और फाइनली ये दोनों मेरे चैनल हैं, ये मेरा इंग्लिश चैनल और ये आप जिस पे देख रहे हैं अभी ये वीडियो, दोनों को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बहुत ही धन्यवाद। और मिलता हूं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और कोई किसी किस्म का कमेंट, फीडबैक, सजेशन, मशवरा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, अपनी वीडियो में उसको इस्तेमाल करूंगा जैसे मुझे आप बताएंगे। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।